स्टार्ट रिकॉर्डिंग तो अब शुरू होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या चीज, परिभाषा अपन ने देख ली, सारा सब देख लिया। अब हम देखेंगे क्या इसकी विशेषताएं। अब परिभाषा से ही विशेषता निकल के आती है। तो नेक्स्ट अपना वो देख लो, पॉइंट डाल लो, हेडिंग डाल लो, विशेषताएं। विशेषताएं किसकी? लेखांकन की। पहली विशेषता है विशिष्ट नियमों के आधार पर, विशिष्ट नियमों के आधार पर व्यावसायिक व्यवहारों का व्यावसायिक व्यवहारों का अभिलेखन करना। अभिलेखन का मतलब है रिकॉर्डिंग करना। मतलब विशिष्ट व्यवहारों के, विशिष्ट नियमों के अनुसार। एक इसके नियम होते हैं, ऐसे नहीं कि किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, इसका भी नियम होता है। उन विशिष्ट नियमों के अनुसार व्यावसायिक व्यवहार, व्यावसायिक व्यवहार का मतलब क्या हो गया? खरीदना बेचना, या किसी को उधार माल बेचना, किसी को उधार माल खरीदना, किसी को पेमेंट करना, किसी से पैसा लेना, तो ये क्या हो गया? व्यावसायिक व्यवहार हो गए। इनका लेखा करना, रिकॉर्डिंग करना, अभिलेखन करना या बुक्स में एंट्री करना, वो सारी चीजें क्या होती है? इसकी विशेषता है। पहली विशेषता क्या हो गई? विशिष्ट नियमों के अनुसार व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा करना या व्यावसायिक लेन देनों का लेखा करना, अभिलेखन करना। दूसरी विशेषता क्या है? केवल वित्तीय व्यवहारों का लेखा करना। केवल वित्तीय व्यवहारों का लेखा करना। वित्तीय, जैसे मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग में केवल उन्हीं चीजों को लिखा जा सकता है जिनको कि पैसे में माप सकते। यार मैंने बंदा एम्प्लॉय कर रखा है, मतलब कोई बंदा लगा रखा है, वो कितना ईमानदार है, इसका मैं बुक्स में एंट्री कर सकता हूं कि ये बहुत बड़ा ईमानदार, इसकी वैल्यू ये है। कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। या कोई बहुत बेईमान है, उसकी अकाउंटिंग कर सकता हूं क्या? इसकी वैल्यू कर सकते कि इसकी ईमानदारी की वैल्यू 10 लाख है, इसकी ईमानदारी की वैल्यू 5 लाख है। इनका लेखा नहीं किया जाता अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में लेखा उन्हीं का किया जाता है जिनको कि अपन माप सकते हैं मुद्रा में। जैसे जो व्यवहार मुद्रा में मापनीय नहीं हो उनका लेखा नहीं किया जाता। जैसे बाजार में नए प्रतियोगिता उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे मार्केट में नया नया कंपटीटर आ रहा है, उसका अपन बुक्स में एंट्री कर लेंगे कि यार अपने प्रॉफिट कम हो गए, एक बगल में दुकान और खुल गई, नहीं करेंगे उसको। या अनुभवी मैनेजर की मृत्यु हो गई, यार ये मैनेजर बहुत बड़ा आदमी था लेकिन उसकी मृत्यु हो गई तो मेरे को लॉस हो गया, अरे नहीं दूसरा मैनेजर मिल जाएगा, और उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। या मान लो संस्था में कोई हड़ताल हो गई, तो केवल इन चीज़ों की वजह से आप जिनको मुद्रा में नहीं माप सकते उनकी अकाउंटिंग एंट्री अपन नहीं कर सकते। केवल वित्तीय व्यवहार का लेखा किया जाता है। तीसरी जिसकी विशेषता है, इसकी विशेषता है वर्गीकृत करना। मतलब क्लासिफिकेशन करना। लेखांकन व्यवहारों को विभाजित करने की एक कला है। सभी खाते खाता बही में खोले जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संपत्ति, आय एवं व्यय का अलग अलग खाता खोला। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर आपने 11वीं-12वीं में पढ़ा हो तो क्या करते हैं अपन? जनरल एंट्री करते हैं। जनरल एंट्री करने के बाद फिर क्या होती है? उनकी पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग करने के लिए क्या करते हैं अपन? लेजर बनाते हैं। लेजर बना मतलब खाता बही बनाते हैं उसकी। और उस लेजर में अगर कोई, जैसे मान लो मैंने सुरेंद्र को माल भेजा तो सुरेंद्र का एक खाता बना लूंगा, मोहन को माल बेचा तो मोहन का एक अलग खाता बना लूंगा, और
ऐसे ही मान लो किसी को सैलरी दी तो एक सैलरी का अकाउंट बना लूंगा। तो ये सारी चीजें क्या है, वर्गीकृत करना, उनका मतलब उनके नेचर के अनुसार उनका क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है अलग अलग। कोई असेट है तो असेट का खाता बना दिया जाता है, मतलब कोई संपत्ति अपन ने खरीदी है तो उनका खाता बना दिया जाता है। तो इसे कहते हैं वर्गीकृत करना। तो अकाउंटिंग की अगली जो विशेषता क्या हो गई, उनका वर्गीकरण करना। वर्गीकरण करने के बाद हम क्या करते हैं, उनका सारांशित करते हैं। सारांशित करना, सारांशित का मतलब यह हो गया कि समराइज करना, कि आप में जैसे सुरेंद्र को है, सुरेंद्र को मैंने महीने में 10 बार माल बेचा, ठीक है। अब ऐसे बेचते बेचते इसका सुरेंद्र का खाते का कितना का माल बेच दिया। दो चीजें, एक तो सुरेंद्र से अब माल बेच रहा हूं उधार, सुरेंद्र से एक तो पैसे लेने हैं वो, और दूसरा इसको माल बेच रहा हूं। तो माल बेच रहा हूं तो जैसे सपोज करो 10 बार में मैंने 1 लाख का माल बेच दिया, तो इसको एक प्रॉपर सेल्स के अकाउंट में लिख दूंगा 1 लाख। अब उससे मान लो 1 लाख के माल में से उसने 50,000 मेरे को दे दिए, 50,000 तो क्या आ गए, नगद आ गए, और 50,000 अभी भी सुरेंद्र से पैसे मांगने। तो वो क्या हो गया, एक प्रॉपर समरी हो गई 10 परचेज और 10 सेल की, मतलब 10 सेल की समरी हो गई। 1 लाख का माल बेचा, 50,000 आ गए और 50,000 उधार है। तो इनकी क्या है, एक प्रॉपर समरी बनाएंगे। उस समरी को बनाने के लिए अपन क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस तलपट। तो अगला जो स्टेप होता है इसका अकाउंटिंग का जो होता है वो सारांशित करना है। और यही एक प्रकार की इसकी विशेषता है कि इसमें अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, सारांशित करना। वर्गीकृत सम्मुखों को प्रस्तुत करने की कला है। अपन ने अलग अलग लेजर बना लिए थे और उनको लेजर बना के उनका जो बैलेंस आता है उनको एक वर्गीकृत करके उसको एक समरी के रूप में अपन बना लेते हैं कि सबके इनके बैलेंस ये हैं। तो सारांशित करना क्या है, वर्गीकृत सम्मुखों को प्रस्तुत करने की कला है जो कि प्रबंधन के लिए समझने योग्य एवं उपयोगी है। उदाहरण के लिए विभिन्न ग्राहकों से एक मद यानी कि विभिन्न लेनदारों यानी कि सन्ड्री डेटर्स एवं विविध पूर्तिकर्ताओं को एक मद यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर्स के रूप में समूहित किया जाता है। जैसे 100 लोगों को मैंने माल बेचा तो 100 लोग मेरे क्या हो गए, डेटर हो गए, और अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो गया। तो सन्ड्री डेटर्स के नाम से मैं सबका एक बना लूंगा और उनका सबका एक साथ अमाउंट लिख दूंगा वहां पर। तो ये क्या होगी, एक समरी बनानी होगी। ऐसे ही सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब कि उनसे उधार माल मैंने खरीदा है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से समरी बना के अपन ट्रायल बैलेंस में लिखते थे। फिर क्या था, परिणामों का अगला जो इसकी विशेषता है, परिणामों का विश्लेषण एवं निर्वचन। विश्लेषण एवं निर्वचन, इसका क्या मतलब है कि परमाणु जो परिणाम आते हैं उनका विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण कैसे किया जाता है कि आपने समरी तो बना ली, क्या समरी बनाने से पता लग जाएगा कि कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ, क्योंकि आपने समरी में यही बनाया कि इससे इतना पैसा लेना है, इससे इतना पैसा लेना है, इतने का माल बेचा, इतने का माल खरीदा। लेकिन सारा सब करने के बाद में आपको प्रॉफिट नेट कितना रहा, कितने का माल आपने बेचा, कितने का आपने खरीदा था, वो लेस करना है। उसके बाद आपने जो माल भाड़े के पैसे दिए वो आपको खत्म करने, वो घटाने। उसके बाद आपने कितने को सैलरी दी है, कितने का आपने जो किराया ले रखा है वो घटाना है। वो सारा सब घटा के क्या आता है, प्रॉफिट आता है। तो वो प्रॉफिट कब आएगा, जब परिणामों का आप विश्लेषण और निर्वचन करोगे तभी आएगा। और वो विश्लेषण और निर्वचन करने को क्या कहते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाना, ठीक है। परिणामों के विश्लेषण एवं निर्वचन द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि कितना लाभ और कितनी हानि हुई और क्यों हुई। हानि भी हुई तो क्यों हुई, वो अपन रेशियो में पढ़ेंगे कि कौन कौन से रेशियो होते हैं जिससे अपन पता लगा सकते हैं कि क्या वजह से तो अपना प्रॉफिट बढ़ रहा है, किस वजह से अपना लॉस हो रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीजें इसकी हम परिणामों के विश्लेषण और निर्वचन में पढ़ते हैं और इनका तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं कि पिछले सालों के रूप में तुलना करें तो इस साल ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो कितने परसेंट ज्यादा हुआ, कितने परसेंट कम हुआ, वो सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। एक बार थोड़ा पानी लाना है।
तो ये लेखांकन की क्या हो गई, परिभाषा हो गई। परिभाषा हो गई, उसके बाद विशेषता हो गई। अब अगला जो पॉइंट है, अब हम, चलो ठीक है साहब, लेखांकन की हमने परिभाषा भी देख ली, इसकी विशेषता भी देख ली कि क्या क्या विशेषता है, लेकिन हम करें क्यों अकाउंटिंग, क्या इसका महत्व है अकाउंटिंग का। अब अगला जो पॉइंट है अपना, लेखांकन का महत्व या लेखांकन की क्यों आवश्यकता हुई। लेखांकन का महत्व या आवश्यकता, यानी कि लेखांकन की क्या आवश्यकता है। तो भाई लेखांकन की आवश्यकता क्यों है, आप बता सकते हो सुरेंद्र, क्यों क्यों आवश्यकता हुई लेखांकन की। हाँ बिल्कुल, हिसाब किताब, जब आप लेखांकन नहीं करोगे तो कैसे पता लगेगा कि किससे कितना लेना है, किससे कितना देना है, कितना अपन को प्रॉफिट हो रहा है, कितना अपन को लॉस हो रहा है। तो सबसे पहला है कि आर्थिक क्रियाओं के परिणामों की जानकारी प्राप्त करनी है। तो अपन एग्जाम में कैसे लिखेंगे, आर्थिक क्रियाओं के परिणामों की जानकारी हेतु, मतलब जो आपने आर्थिक क्रियाएं की है, जो आपने भेजा है, खरीदा, बेचा है, खरीदा है, कुछ भी किया है, उनकी वजह से क्या आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो कैसे पता लगेगा। आप अकाउंटिंग करोगे तभी पता लगेगा। तो इसका मतलब यह कि आर्थिक क्रियाएं जो आपने करी है उसके परिणाम क्या आए हैं, लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, उसकी जानकारी प्राप्त करनी है। तो अपन क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। व्यवसाय क्रिया मुख्यतः लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। मतलब उद्देश्य क्या होता है, अपना व्यवसाय करने का, लाभ कमाना ही होता है। और प्रत्येक व्यवसायी एक निश्चित अवधि में किए गए व्यवहारों का परिणाम जानना चाहता है कि इस साल मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, इस महीने मैंने कितना प्रॉफिट लॉस कमाया। तो इसके लिए वह लेखा पुस्तकों में दर्ज सोलों के आधार पर आय का विवरण तैयार करता है, जिसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। और यदि संबंधित अवधि में आय खर्चों से ज्यादा है तो क्या होगा, आय अगर खर्चों से ज्यादा है तो क्या होगा, आय खर्चों से ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा ना, और अगर खर्चे ज्यादा है, आय कम है तो लॉस होगा। तो इस प्रकार वो पता लगाता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, अर्थात परिणाम अनुकूल होते हैं, और अगर वे ज्यादा अधिक है तो परिणाम प्रतिकूल होते हैं, यानी कि लॉस होता है। तो अगली जो विशेषता है, अगला जो महत्व है इसका, आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने हेतु आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने हेतु, कि भाई आपने लाभ हानि का तो पता लगा लिया कि मेरे एक साल में इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, लेकिन आपके पास कितनी संपत्ति है साल के अंत में, कितने किन लोगों से आपको कितना पैसा आपको देना है, कितना आपका पैसा लगा हुआ है, वो सारी चीजें कैसे पता लगेगी, वो बैलेंस शीट से पता लगेगी। और बैलेंस शीट कब बनेगी, जब आप अकाउंटिंग करोगे तब बनेगी। तो आर्थिक स्थिति आपकी एज ऑन कंडीशन, आपके पास कितनी संपत्ति है, कितने आपके दायित्व है, कितने आप किन से लेना है, किन से देना है, वो सारा पता आपको बैलेंस शीट यानी कि चिट्ठा से कहते हैं, स्थिति विवरण भी जिसे कहते हैं, तो वो सारी चीजें उससे पता लगेगी। तो प्रत्येक व्यवसाय समय समय पर अपनी वित्तीय स्थिति की जानकारी करना चाहता है, और वो जानना चाहता है कि निश्चित तिथि को व्यवसाय में उसका कितना हित है, मतलब कितना उसने पैसा लगा रखा है, और व्यवसाय में विनियोजित धन किस रूप में है, वो संपत्ति के रूप में कितना है, नगद के रूप में कितना है, बैंक के रूप में कितना है, और कौन कौन सी संपत्तियां हैं, और व्यवसाय में देयताएं कितनी है, देयताएं मतलब कितना उसको पे करना है लोगों को। इन सब बातों की जानकारी एक विवरण पत्र, जिसे स्थिति विवरण या चिट्ठा या अंग्रेजी में बोले तो उसे बैलेंस शीट भी कहते हैं, तो उन चीजों को तैयार करके उसकी जानकारी मिलती है। अगले जो महत्व है इसका,
अगला महत्व, कर संबंधी सूचनाएं तैयार करने हेतु, कर संबंधी सूचनाएं तैयार करने हेतु। कर का मतलब क्या हो गया? टैक्स। अब आपको क्या होता है कि जब आप प्रॉफिट कमाते हैं, एक इनकम ज्यादा आपकी लिमिट से ज्यादा हो जाती है, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। अब कितना टैक्स देना पड़ेगा वो कैसे पता लगेगा? आप वो पता लगेगा अगर आपने प्रॉपर अकाउंटिंग की है, तो आप उस साल का प्रॉफिट निकालोगे। प्रॉफिट निकालोगे तो हाँ भाई, गवर्नमेंट ने ये करा है कि भाई 5 लाख से ऊपर आपका प्रॉफिट हुआ तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अब आपको पता लग गया कि यार मेरे को 6.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो 6.5 लाख के हिसाब से आप उस पर टैक्स कैलकुलेट करके जमा करा दोगे। तो इस प्रकार कर संबंधी सूचनाएं किस प्रकार से तैयार होगी? अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग करोगे तो आपको कर संबंधी सूचनाएं भी आपको प्राप्त होगी। तो कर संबंधी सूचनाएं आपको तैयार करने हो, तो जैसे आपका इनकम टैक्स हो गया तो वो पता करना है, सेल टैक्स, यानी कि सेल टैक्स तो अभी है नहीं, अब जीएसटी है, नाम तो सुना ही होगा जीएसटी का। तो जीएसटी कितना पे करना है, वो सारी चीजें आपको अकाउंटिंग से पता लगेगी। चौथा है, वित्तीय संस्थाओं के लिए सूचना तैयार करनी होती। अगला महत्व है, वित्तीय संस्थाओं हेतु, वित्तीय संस्थाओं के लिए सूचना तैयार करने हेतु। मतलब जो वित्तीय संस्था का क्या मतलब हो गया? वित्तीय संस्था का मतलब हो गया यहाँ पे बैंक, मतलब जिससे कि आप पैसा उधार लेते हो या लोन लेते हो। तो ये बैंक वाले क्या होते हैं कि लोन ऐसे ही हर किसी को थोड़ा ना बांट देते हैं। जिसकी स्थिति अच्छी होती है या जिसका प्रॉफिट बढ़िया होता है, उन्हीं को लोन देते हैं ज्यादातर। इसीलिए तो टाटा अंबानी को इतने करोड़ों लोगों को लोन दे देते हैं, और आप जाओ तो आपको 1 रुपया तक बैंक ना दे। कारण यही होता है कि उनका क्या होता है कि उनकी वित्तीय स्थिति अच्छी होती है। अब वित्तीय स्थिति का कैसा पता लगेगा? भाई आप अकाउंटिंग करोगे तभी तो पता लगेगा। आपने अकाउंटिंग किया, उसकी बैलेंस शीट बनाई, आप कभी भी लोन लेने जाओगे तो आपसे 3 साल की बैलेंस शीट और वो पूछेगा आपसे कि 3 साल की बैलेंस शीट और रिटर्न लेके आओ। तो वो रिटर्न क्या होती है? आप अकाउंटिंग करे हो, फिर उसके बाद आपने टैक्स चुकाया, कर संबंधी सूचना आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दी है, तब आपने रिटर्न भरी और बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाया। तो ऐसे वो 3 सालों के देखते हैं कि हाँ भाई ये 3 सालों से बढ़िया प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, आगे भी कमाएगा तो ये अपना लोन को वापस चुका देगा। इसलिए क्या होती है, वित्तीय संस्थाएं उनके बैलेंस शीट मांगती है। तो वित्तीय संस्थाओं के लिए क्या होती है, सूचना तैयार करने हेतु भी अकाउंटिंग की जाती है। तो इसका महत्व हो गया। विभिन्न वित्तीय संस्थाओं धन की व्यवस्था करने के लिए व्यवसाय से संबंधित अनेक जानकारी प्रदान करनी पड़ती है कि भाई गत वर्षों में उसकी बिक्री क्या रही है, क्या उसकी सेल बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, उसका स्टॉक कितना रहता है ऑन एन एवरेज। क्योंकि बहुत बैंक स्टॉक पे भी लोन देते हैं, जिसे कि ऑडिट कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। आपने नाम सुना हो तो सुना है नाम, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ऑडिट। हाँ तो वो लायबिलिटीज होती है, लेकिन होता क्या चीज है, लायबिलिटी तो होती है। और तो लोन होता तो लोन ही है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे दुकानदार होता है, अपने पास क्या होता है कि माल खरीद के रख रखे होते हैं, ऑन एन एवरेज अपने पास 10 लाख का माल पड़ा रहता है हमेशा, इतना तो अपन रखते ही रखते हैं। तो बैंक क्या करता है, उस 10 लाख पे उसको 10 लाख का ये मानते हैं कि यार इसके पास 10 लाख का हमेशा रहता है माल, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 10 लाख का अपन 8 लाख को इसको ओडी फैसिलिटी देते हैं। ओडी का मतलब ये है कि अगर उसके खाते में कोई पैसा भी नहीं होगा और किसी ने को उसको पेमेंट करना है, तो 8 लाख रुपए तक तो बिना खाते में पैसे होते हुए भी किसी को पेमेंट कर सकता है वो। मतलब उसको किसी से पैसे उधार लेने की जरूरत नहीं है, खाते में बैंक ऑटोमेटिक उसके खाते में 8 लाख रुपए डाल देगा। तो उसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। और वो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है कि अब निकलवा लिया तो क्या हो गया, लायबिलिटी हो गई कि अब बैंक को वापस भी तो करना है, आपने 8 लाख रुपए ले लिए, तो उसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। ये क्या होता है कि अपने स्टॉक के ऊपर ही दिया जाता है।
ठीक है। तो इसलिए वो फिर स्टॉक का स्टेटमेंट मंगाते हैं कि आपके पास कितना स्टॉक है, तो स्टॉक की स्थिति और व्यवसाय की लाभदायकता क्या है, प्रॉफिट में है कि लॉस में जा रहा है, आर्थिक स्थिति क्या है, ये सारी जानकारी सूचना तैयार करके प्रस्तुत करने हेतु भी लेखांकन की आवश्यकता होती है। अब ये सारी सूचनाएं हम कैसे देंगे, जब आप अकाउंटिंग करोगे तभी तो दोगे, तो उसके लिए बता। अगला है आपका व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षों को सूचना देने हेतु। व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षों को सूचना देने हेतु। अब व्यवसाय में हित कौन कौन रखते हैं, उससे जुड़े, अब जुड़े हुए कौन हो सकता है, जैसे मैं मान लो मैं अपना बिजनेस करता हूं, तो मैंने कहीं से उधार माल खरीदा, तो जिससे उधार माल खरीदा वो भी हित रखता है। हित कैसे रखता है, अगर मान लो मैं बढ़िया कमाऊंगा तो उसको आशा रहेगी कि यार उसने मेरे से उधार माल खरीदा तो मेरे को चुका देगा वो। अगर मैं प्रॉफिट ही नहीं कमाऊंगा तो वो देगा मेरे को उधार, उधार देगा नहीं। ऐसे ही आपका जैसे मान लो कोई आपको उधार पैसे देने वाला है, वो आप कोई कंपनी हो तो कंपनी में आपने क्या है शेयर इश्यू कर रखे हो, तो किसी ने आपके शेयर खरीद रखे हैं, उस कंपनी में आपने पैसा लगा रखा है, तो वो आपने कोई एम्प्लॉय को रख रखे हो, मान लो किसी को काम पे रख रखे हो, तो वो क्या है आपके यहाँ पे डेली सैलरी लेता है। तो अगर प्रॉफिट होगा तो उसको भी ये सोचेगा कि यार मालिक कमाएगा तब मेरी शायद प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो मेरे को बोनस मिलेगा या मेरे को सैलरी अगले साल बढ़ के मिलेगी। तो वो सारी सूचनाएं क्या होती है, व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षों को देनी होती है। तो और वो भी हितधारी होते हैं, तो वो भी इन सब भी वांछित सूचनाओं को उपलब्ध कराने हेतु अपन को अकाउंटिंग करने की जरूरत होती है। अगला पॉइंट है लेन देनों का लेखा करने हेतु। लेन देनों का लेखा करने हेतु। अब इसका मतलब ये है कि जो भी आपने बिजनेस में अकाउंट ट्रांजेक्शन करे, किसी को उधार माल बेचा, खरीदा, कुछ भी किया, तो उनका क्या है लेखा करोगे, तभी तो आप आगे भविष्य में देख पाओगे कि किसको कितना माल कब बेचा था और उससे पैसे ले पाओगे और हिसाब किताब रख पाओगे। तो उन सब चीज़ों के लिए अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है, इसलिए अकाउंटिंग का महत्व है। ठीक है, तो इसलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। तो ये अब अकाउंटिंग के महत्व आपके कंप्लीट हो गए। अब है लेखांकन के उद्देश्य। लेखांकन की महत्व समझ लिया, अब है लेखांकन के उद्देश्य। भाई लेखांकन करने का पर्पज क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पज मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, कि लेखांकन करने से अपन को मिलेगा क्या। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हो गया इसमें क्या। तो सबसे पहला तो अपन को पता लगेगा कि व्यापारिक लेन देनों का लेखा करना। महत्व और उद्देश्य लगभग एक जैसे ही है। लेन देनों का लेखा करने के लिए भाई जो व्यापारिक लेन देन है उनका अपन लेखा करेंगे, संपूर्ण रूप से लेखा देखा करेंगे, तो जिससे क्या होगा, अपन बिजनेस में अपन से कोई छल कपट नहीं कर सकता, कोई अपने पैसे लेके नहीं भाग सकता। लिखे रहेंगे तो अपन ये करेंगे कि भाई तू, मैंने देख तेरे को इतने पैसे दिए थे, इस तारीख को उधार माल बेचा था, ला पैसा दे। अब वो मना नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अपन ने साथ के साथ लिख दिया था और उसको बिल काट के दे दिया था, तो अपने बिल बुक्स में एंट्री बोलेगी। अगर लेखा ही नहीं करेंगे तो वो कह देगा कि कब दिया था तूने मेरे को। तो उन छल कपट को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, लेखांकन करते हैं। दूसरा है लाभ हानि खाते की जानकारी, लाभ हानि की जानकारी प्राप्त करने हेतु। लाभ हानि की जानकारी प्राप्त करने हेतु भी अपन लेखांकन करते हैं।
भाई सारा सब कुछ व्यवसाय कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है उसकी जानकारी कैसे मिलेगी? आप अकाउंटिंग करोगे तो इसी तभी मिलेगी। तो एक उद्देश्य ये भी होता है कि लाभ आने की जानकारी प्राप्त करने हेतु। तीसरा उद्देश्य ये हो कि आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने हेतु। जानकारी प्राप्त करने हेतु भाई आपको आर्थिक स्थिति अभी क्या है, किन लोगों से कितना पैसा लेना है कितना नहीं लेना, अपने पास कितना की संपत्ति पड़ी है, कितने का अपन ने पैसा अपने बिजनेस में लगा रखा है, तो उसकी जानकारी अपन कैसे मिलेगी? अकाउंटिंग से ही मिलेगी। तो एक उद्देश्य ये भी होता है। चौथा उद्देश्य विभिन्न पक्षकारों को सूचना प्रदान करना। विभिन्न पक्षकारों को सूचना प्रदान करना। अब व्यवसाय से संबंधित अनेक पक्षकार होते हैं, जैसे कि अंशधारी होते हैं, आपके शेयर होल्डर होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, जो मैंने बताया था कि डिबेंचर्स क्या होता है, आपके लेनदार हो गए, बैंक हो गई, सरकार हो गई, क्योंकि सरकार को आपको टैक्स देना होता है तो उसको भी जानकारी आपको प्रोवाइड करानी होती है। तो ये इनको विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने होते हैं, इसलिए लेखांकन सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है। और लेखांकन का एक उद्देश्य विभिन्न प्रकार की जो पक्षकार हैं उनको सूचनाएं प्राप्त करने का भी होता है। तो ये अपन ने लेखांकन की उद्देश्य अब तक पढ़ लिए हैं। अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? लेखांकन का परिचय पढ़ लिया, उसके बाद उसकी परिभाषा पढ़ ली, उसके बाद उसके महत्व पढ़ लिए, नहीं महत्व से पहले अपन ने उसकी विशेषताएं पढ़ ली, फिर उसके महत्व पढ़ लिए, और अपन ने पढ़ लिए क्या? उसके उद्देश्य। अब लेखांकन का अगला टॉपिक पॉइंट है, वो है लेखांकन का क्षेत्र। लेखांकन का क्षेत्र क्या कहता है कि अब भाई लेखांकन कितना ही फैला हुआ है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे लेखांकन के क्षेत्र के बाद अगले दिन हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग की प्रणालियां क्या क्या होती है, लेखांकन की क्या क्या प्रणाली है, और इसके प्रारूप क्या है, इसके बाद इसके क्या सिद्धांत है, क्या इसके कॉन्वेंशन है, वो सारी चीजें अगले दिन का जो लेक्चर रहने वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। अब तक तो अपन नॉर्मली सारा पढ़ रहे थे, ठीक है। अब आज हम पढ़ लेते हैं लेखांकन का स्कोप क्या है। देखो लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। किसी भी व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। किसी भी संस्था में एक स्वामी के द्वारा व्यवसाय का लाभ ज्ञात करना आवश्यक होता है, क्योंकि उसको यह पता लगेगा कि मेरे को प्रॉफिट कमा रहा है तो वो बिजनेस करेगा, अदरवाइज ये पता लग रहा है कि मैं लॉस ही खाया जा रहा हूँ तो वो जल्दी बंद कर देगा उसको। जब उसको पता ही नहीं लगेगा कि प्रॉफिट कर रहा हूँ लॉस कर रहा हूँ, तो वो पता नहीं किस रास्ते में जा रहा होता है, तो उसको कुछ पता नहीं लगेगा। तो इसलिए वृहद इकाइयों में इसके लिए प्रबंध लेखापाल यानी कि मैनेजर अकाउंट और अन्य कर्मचारी की सहायता ली जाती है। तो भाई प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, ये सब की अकाउंटिंग करने के लिए क्या करते हैं? मैनेजर अकाउंट्स और अकाउंटेंट नियुक्त करते हैं अपन। भाई जैसे हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी बड़ा है तो उसमें क्या करते हैं? लेखा जोखा कर रखने के लिए अकाउंटेंट रखते हैं ना, अकाउंटेंट रखते हैं, मैनेजर अकाउंट रखते हैं, डीजीएम अकाउंट रखते हैं। वो सारे किसके लिए होते हैं? इसका हिसाब किताब रखने के लिए होता है। और ऐसी स्थिति में लेखापाल का यानी कि अकाउंटेंट का ये दायित्व बन जाता है कि वह एक निश्चित समय अवधि में व्यवसाय की लाभ हानि ज्ञात करके उसे प्रस्तुत करें। निश्चित समय अवधि का मतलब कि साल के अंत में कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है उसकी जानकारी उसको प्रस्तुत करें। प्रारंभिक अवस्था में व्यवसाय का स्वरूप छोटा होता था, इसलिए इसके कार्य भी सीमित होते थे, लेकिन इसके अंतर्गत निम्न कार्यों का समावेश होता था। पहले की बात कर रहे हैं अपन, तो पहले का जो लेखांकन का क्षेत्र है, अपना चल रहा है टॉपिक स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि लेखांकन का क्षेत्र। तो पुराने जमाने की बात करें तो पहले अकाउंटिंग के अंतर्गत क्या क्या आता था? पहला आता था व्यवहारों का लेखा करना। सिंपली अकाउंटिंग एंट्री करो,